हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो है बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4 के लिए एंड हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। सो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने एक वीडियो में सिर्फ 20 ही क्वेश्चंस रखे हैं। आपको मेरे चैनल पे 100 क्वेश्चंस वाली वीडियो भी मिल जाएगी। सो इस वीडियो को 3 टाइप के बच्चे देख रहे होंगे जो अभी मैं एज्यूम करके चल रही हूँ। पहले वो जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस की वीडियो देख रहे हैं। सेकंड, वो जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बट वो उन्हें 50-50 आता है, थोड़ा बहुत आता है थोड़ा बहुत नहीं आता है। ठीक है, तो वो सोच रहे होंगे कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। और तीसरे वो जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, सो ये वीडियो मैंने तीनों को ध्यान में रखते हुए बनाई है, इसीलिए आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्राइस इज ₹20, प्राइस कितना दिया है ₹20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 यूनिट्स एंड प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 5%, देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज्ड बाय 10%, देन मार्जिनल रेवेन्यू इज। सो सिंपल सी हमें क्या क्या चीज दिया है, हमें बोला है प्राइस 20 है, क्वांटिटी डिमांडेड 10 है। ठीक है, और हमारा जो प्राइस था वो डिक्रीज हो गया 5% से। ठीक है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो इंक्रीज हो गई 10% से। सो ये डिक्रीज हुआ है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, नाउ हमें निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इज दिस वन, marginal revenue is equals to AR, that is average revenue, and then we have this price elasticity of demand minus 1 upon price elasticity of demand। या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अदरवाइज यू कैन गो विद दिस फॉर्मूला ऑल्सो। ठीक है, दिस वन AR अपॉन AR माइनस MR। ठीक है, यहाँ से भी आप जो है MR की वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नाउ हमें इस फॉर्मूले में, आपको दोनों से करके दिखा देती हूँ। इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में हम सबसे पहले AR चाहिए। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू चाहिए। अब आपको पता होगा कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्राइस के इक्वल होता है। अगर नहीं पता तो फटाफट बता देती हूँ कि कैसे होता है। तो देखो, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR अपॉन Q, मतलब कि टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, और TR का फॉर्मूला होता है P इंटू Q। याद रखना, प्राइस इंटू क्वांटिटी, दो फॉर्मूले हैं, याद रखना। ठीक है, तो देखो AR का फॉर्मूला है TR बाय Q और TR का फॉर्मूला है P इंटू Q। अब क्या मैं इस TR की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो AR की जगह AR आ गया, TR की जगह मैंने पुट कर दिया P इंटू Q अपॉन Q है, Q से Q कैंसिल हो गया, तो AR जो है P के इक्वल आ गया। तो एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस। नाउ इसीलिए मेरे पास तो क्वेश्चन में गिवन है P। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास एवरेज रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा, तो 20 हो गया वो। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्या होता है इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो बिल्कुल बेसिक सिंपल फॉर्मूला है जो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, नाउ हमें क्या दिया था, हमें बोला था कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है 5% से, तो इसलिए -5 हो गया, और डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है 10 से, तो इसलिए +10 हो गई। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करेंगे +10 अपॉन -5, तो आ गया -2। -2 यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में हमारी इनवर्स रिलेशनशिप है, ये शो कर रहा है। बट हम क्या करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, हम सिर्फ 2 लेंगे। ठीक है, हम इसका नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे। नाउ तो हमारा ये क्या हो गया, 2 - 1 अपॉन 2। ठीक है, सो इट इज 1/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 रुपीज। सिंपल हमारा आंसर आ गया 10 रुपीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ये रहा पूरा आपका सोल्यूशन। अब आप क्या कर सकते हो, आप इस वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक बार वैल्यू पुट करके यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। 2 इज इक्वल्स टू AR कितना है हमारा, 20 है, 20 माइनस MR। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू 20 इज 40 माइनस 2 MR इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, सो -2 MR इज इक्वल्स टू 20 माइनस 40, ये उधर चला गया। सो -2 MR इज इक्वल्स टू -20, क्योंकि 40 बड़ा है तो इसका इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। नाउ MR इज इक्वल्स टू -20 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 2 कैंसिल, तो 10 आ गया। तो MR की वैल्यू आ गई हमारी 10। ठीक है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि ये दिया हो, MR दिया हो, AR निकालना हो, तब भी ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। ठीक है, नाउ मैं कोशिश करूंगी हर क्वेश्चन के बाद आपको एक मेमोरी ट्रिक देने की जो आपके एग्जाम में काम आए। तो देखो, अगर हमारा जो इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट है, तो हमारा जो MR है वो AR के इक्वल होता है। अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हमारा MR हमेशा पॉजिटिव होता है। इक्वल टू 1 आएगी अगर, तो MR 0 होता है, और अगर लेस देन 1 आएगी तो हमारा MR नेगेटिव होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग रिसेशन व्हाट विल बी द मार्केट कंडीशंस फॉर न्यू कार। ठीक है,
बिल्कुल बेसिक से समझना। हो सकता है कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर पता हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बट एक बार समझेंगे। तो हमें बोला है रिसेशन के टाइम पे। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन वो पीरियड होता है जहाँ पे हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएंगी, तो लोग जो है वो कम पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज रिसेशन, ठीक है। अब रिसेशन के टाइम पे क्या होगा बेसिकली कि इनकम फॉल होगी तो डिमांड भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ हमें क्या बोला था? हमें बोला था न्यू कार्स, ठीक है। तो न्यू कार्स हमारे कैसे गुड्स हैं? न्यू कार्स हमारे नॉर्मल गुड्स हैं। नॉर्मल गुड्स का रूल क्या है कि अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो आप कार खरीदोगे, और कम नहीं आएंगे तो फिर आप कार नहीं खरीदोगे, तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे रिसेशन की बात चल रही है, और रिसेशन में हमारी इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है, ठीक है। अब हमें देना है आंसर, तो आंसर के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगी। उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ डिमांड। तो अगर आपने मॉड्यूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में एक डिफरेंस है, जो कि क्या है कि अगर हमें बोला हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, इन दोनों में एक डिफरेंस है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है प्राइस चेंज की वजह से, तो ये सेम कर्व पे मूवमेंट रहता है इसमें। और चेंज इन डिमांड हमारी इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से चेंज हो सकती है, और इसमें पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपको पता होगा अगर आपने मॉड्यूल पढ़ा होगा। नाउ हमें सिंपल सी चीज बता रही हूँ मैं, ये स्लाइड याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। तो हमारा क्या है कि अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व राइट शिफ्ट होगा, कम होगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। क्वेश्चन में किधर हो रही है? डिमांड कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? कम हो रही है, रिसेशन है तो कम होगी, इनकम कम होगी, डिमांड कम होगी। तो कम हो रही है तो क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो आई होप मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया होगा, और इसके रीजंस, कॉजेस भी मैंने लिख दिए, ठीक है। नाउ अब रिसेशन जो है वो किसकी वजह से होता है? इनकम फॉल होने की वजह से लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे। तो क्योंकि जो इनकम चेंज होगी, इनकम चेंज हो रही है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस चेंज होता तो क्या होता? पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता। इनकम कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट। सिंपल से याद रखना, डिमांड कम होगी तो लेफ्ट शिफ्ट, डिमांड बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेमोरी ट्रिक है। हर क्वेश्चन के बाद मैं कोशिश करूंगी आपको एक मेमोरी ट्रिक दूं जो आपको एग्जाम में यूज आए। तो हमारी सिचुएशन क्या है और इफेक्ट क्या है उसका? सिचुएशन यह है कि इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो राइट शिफ्ट, इनकम कम हो रही है तो लेफ्ट शिफ्ट, रिसेशन है तो लेफ्ट शिफ्ट, और बूम है तो फिर राइट शिफ्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स इज 1, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी किसी की 1 दी हुई है हमें। अब आपको बिल्कुल अच्छे से ये बात पता होगी, और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जब भी हमारी प्राइस इलास्टिसिटी 1 होती है तो जो परसेंटेज प्राइस में चेंज आएगा वही चेंज हमारा क्वांटिटी में भी आएगा, ठीक है। सेम परसेंटेज चेंज होगा, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हमें ये जो है हमारी इलास्टिसिटी 1 दी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा तो क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो जाएगा। ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यही तो लिखा है यहाँ पे कि अगर इलास्टिसिटी 1 दी होगी तो ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, बट कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलते हैं। एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स इज 90 यूनिट। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड हमें दी हुई है 90 यूनिट्स, तो इसको मैं Q1 मान सकती हूँ, ठीक है। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है ये। इफ द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 300 to 180 पर यूनिट्स, अगर प्राइस कम होके 300 से 180 हो जाते हैं, ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ? प्राइस फॉल हुए, कम हुए, ठीक है, डिक्रीज हुए, ठीक है। अब कितने डिक्रीज हुए तो उसका परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा ना। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 300, ठीक है, पहले 300 थे, 180 हुए, और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे? 300 से करेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 40%, ठीक है। तो हमारा प्राइस चेंज कितना आया? 40। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये 1 दिया हो तो जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आएगा उतना ही क्वांटिटी में भी होगा। तो ये हमारा 40 निकल के आया है। तो अगर ये 40 है तो क्या ये भी 40 होगा? हाँ, ये भी 40 होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी 40 ही है, ठीक है। डिमांड 40% से बढ़ गई। कैसे पता चला बढ़ गई? अपोजिट डायरेक्शन। ये हमारी कम हो रही थी तो ये हमारा बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस कम हुआ 40 से तो डिमांड हमारी 40 से बढ़ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो हमें बोला कि कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है, ठीक है। हाँ, याद करो 90 दिया था, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? हम इंक्रीज इन क्वांटिटी निकालेंगे, कितना बढ़ा है। 40% हमने अभी निकाला, 40% ऑफ 90 निकालेंगे, 36 आ जाएगा, ठीक है। अब न्यू क्वांटिटी निकालने के लिए, Q2 निकालने के लिए पहले कितना दिया था? 90 यूनिट्स दिया हुआ है,
ठीक है। और नया कितना आया, नया आया 36, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 126 विच इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, 126 यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स अज्यूम एट ओ वाई एक्सिस वी हैव अ गुड ए एंड एट ओ एक्स एक्सिस वी हैव गुड बी। ठीक है, ओ वाई पे हमारा क्या है, ये देखो ये ओ वाई है, ओ वाई पे गुड ए है और ओ एक्स पे गुड बी है, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है। ठीक है, नाउ हमें बोला इफ द प्राइस ऑफ गुड बी इंक्रीज बाय ₹1, ठीक है, प्राइजेस गुड बी के बढ़ गए ₹1 से, प्राइजेस ऑफ गुड ए रिमेन कांस्टेंट, ए के कांस्टेंट है, एंड द इनकम आल्सो रिमेन अनचेंज, द बजट लाइन विल शिफ्ट। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इनकम जो है ए की वो अनचेंज है, प्राइस जो है ए का वो भी अनचेंज है, बट जो प्राइस है बी का वो बढ़ गया। मतलब ओवरऑल इससे मुझे पता चल रहा है कि ए में कुछ सब कुछ अनचेंज है, कुछ नहीं चेंज हुआ, बट बी में जो है वो चेंज हुआ। ठीक है, बस आपको इतना ही पता करना है कि ए में चेंज नहीं हुआ, बी में चेंज हुआ। ठीक है, और हमें क्या बोला, बजट लाइन कहाँ पे शिफ्ट होगी, तो बजट लाइन का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो नोट डाउन कर लो कि बजट लाइन का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज इनकम, दिस इज प्राइस ऑफ गुड ए, दिस इज प्राइस ऑफ गुड बी। ठीक है, ये होता है। अब ओ वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा हमारा, ओ वाई पे क्या होगा, ओ वाई पे अगर मैं बी की वैल्यू 0 रख दूं, अब तुम खुद सोचो, दिस इज द इक्वेशन, सिंपल मैथ्स, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, मैंने इसको 0 रख दिया, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो बचा ये m इज इक्वल्स टू पी ए ए। ठीक है, अब मुझे यहाँ से निकालनी है a की वैल्यू, तो कितनी आएगी, m अपॉन पी ए आएगी, वही तो लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, कि b को अगर मैं 0 रख दूं तो ये आएगा, और ऐसे ही अगर मैं ओ एक्स इंटरसेप्ट पे a को 0 रख दूं तो हमारा ये आएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो हमने सिंपल सी चीज मैंने तुम्हें क्या बताई कि ए में कोई चेंज नहीं आया, ए कौन से पे था, ए था हमारा ओ वाई पे। ठीक है, मतलब ओ वाई एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, सिंपल सी चीज, ए में कोई चेंज नहीं आया, ना ए के प्राइस चेंज हुए ना इनकम, तो इसीलिए जो ओ वाई एक्सिस है उस पर कोई चेंज नहीं आया, ओ वाई इंटरसेप्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, अब बी की बारी, बी का क्या चेंज हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है, तो प्राइस चेंज हुए हैं। ठीक है, तो इस बी किस पे था, ओ एक्स एक्सिस पे था, तो ओ एक्स एक्सिस पे चेंज आया है। ठीक है, ओ एक्स एक्सिस क्या था हमारा, ओ एक्स एक्सिस था हमारा m अपॉन पी बी, जो हमने यहाँ से निकाला था, देखो ये था। ठीक है, जिसमें हमने a 0 रख दिया था, ए में कोई चेंज नहीं आया, बी में चेंज आया, तो b की वैल्यू क्या आई थी, m अपॉन पी बी, तो ये आ गई हमारी m अपॉन पी बी। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, क्योंकि पीबी इंक्रीज हो रहा है, पीबी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो ओ एक्स इंटरसेप्ट है वो ओरिजिन के पास आएगा, क्लोजर आएगा। ठीक है, अब देखो ग्राफ, पहले ये कैसा था, पहले ये यहाँ था, और बाद में ये कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्लोजर आ जाएगा। ठीक है, क्लोजर आ जाएगा ये। सो अब हमें ये तो पता चल गया कि देखो ओ वाई वाले ऑप्शंस तो नहीं होंगे, क्योंकि ओ वाई वाले में तो कोई चेंज ही नहीं आया ना, ओ वाई वाले में कोई चेंज आया, ओ वाई एक्सिस पे तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो इन ऑप्शंस को तो हमने हटा दिया, ये तो हो ही नहीं सकते, होंगे कौन से, ओ एक्स वाले होंगे। ठीक है, तो ओ एक्स में कैसे पता चलेगा अब कि अब हमें दे दिया लेफ्ट आया कि राइट आया। ठीक है, तो लेफ्ट राइट के लिए तुम एक सिंपल सी चीज याद कर लो, तुम ये याद कर लो कि अगर प्राइजेस बढ़ते हैं, ठीक है, तो ओरिजिन के पास आता है वो इंटरसेप्ट। ठीक है, और प्राइजेस कम होते हैं तो ओरिजिन से दूर जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पहले ये था, अब ये है, पास आया तो किधर मूव करा, लेफ्ट मूव करा, तो इसलिए आंसर क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा, लेफ्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर हमारा क्या होता, अगर हमारे प्राइजेस क्या होते, कम होते, ठीक है, तो किधर जाता है वो, अवे जाता है ओरिजिन से, तो हमारा आंसर क्या होता है, राइट वाला होता। तो ये भी एक मेमोरी ट्रिक है इन वाले क्वेश्चंस के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सो आई होप कि सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द क्रॉस इलास्टिसिटी इज ओनली स्लाइटली बिलो 0, ठीक है, अगर क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी स्लाइटली बिलो 0 है तो कौन सा करेक्ट होगा, जिसने पढ़ा होगा वो आंख बंद करके बता देगा स्लाइटली बिलो 0 इज वीक कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं बता देती हूँ, क्रॉस इलास्टिसिटी से रिलेटेड तुम्हें 5 पॉइंट याद रखना है, इसके इन छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने शॉर्ट्स भी बनाई है। ठीक है, वो आप इंस्टाग्राम पेज पे या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो। तो 5 पॉइंट याद रखना है, कौन से है वो बताऊंगी, पहले क्रॉस इलास्टिसिटी सुन लो। तो ये मेजर करता है इफेक्ट हमारा कि क्या हमारा इफेक्ट आएगा अगर हम चेंज कर दें प्राइस को एक गुड के, तो दूसरी गुड की डिमांड पे क्या चेंज आएगा, वो होता है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। एंड दिस इज द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, अब नाउ आंसर ए है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, आंसर से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है, हमें समझना है, तो समझो तुम 5 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज, अगर हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, ठीक है, जैसे कि टी और कॉफी, तुम्हारी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है, तो हमारी नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होती है।
थर्ड केस हमारा है अनरिलेटेड गुड्स का। ठीक है, अगर हमारे अनरिलेटेड गुड्स होते हैं तो हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी 0 होती है। ठीक है, ये आप याद रखना। एंड द नेक्स्ट केसेस, अगर वो स्लाइटली बिलो 0, अगर हम निकालें और वो -0.1, 0.5, 0.05 ऐसा कुछ भी आ जाए तो हमारा क्या होगा, जो हमारे गुड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे और उनके बीच में वीक रिलेशनशिप होगा, इसलिए वीक कॉम्प्लीमेंट्स होंगे एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, कि स्लाइटली बिलो 0 हो तो क्या होगा, तो वीक कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, इसलिए जिन्हें पता था वो ज्यादा होशियार बन रहे थे। अब लास्ट केसेस कि अगर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू आ जाए, बहुत लार्ज आ जाए, जैसे कि -5, ठीक है, तो क्या होगा, तो वेरी लार्ज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। ठीक है, सो आई होप कि 5 केस समझ आ गए होंगे। पहला था सब्स्टिट्यूट गुड्स पॉजिटिव होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव होगा, अनरिलेटेड गुड्स 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्लाइटली बिलो 0, -0.1 ऐसा कुछ हुआ तो हमारे वीक कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। ठीक है, और अगर हमारा कुछ भी हुआ स्ट्रॉन्ग, मतलब थोड़ी लार्ज वैल्यू हुई 0 से नीचे, जैसे कि -5, तो हमारे स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। सिर्फ ये 5 ही केस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसके अलावा ये बन सकता है कि +5 हुई तो स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट, +1 हुई तो सब्स्टिट्यूट, +0.1 हुई तो वीक सब्स्टिट्यूट, 0 हुई अनरिलेटेड गुड्स, -0.1 हुई वीक कॉम्प्लीमेंट्स, -1 हुई कॉम्प्लीमेंट्स और -5 हुई तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिमेन्स अनचेंज्ड, देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी। ठीक है, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन द प्राइस कितना भी बढ़े, डिमांड हमारी बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, देखो प्राइस मैंने 10 कर दिया तब भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 10 ही है, 20 कर दिया तब भी 10 ही है, 30 कर दिया तब भी 10 ही है, 40 कर दिया तब भी 10 ही है। प्राइस में बढ़ा रही हूँ घटा रही हूँ, क्वांटिटी डिमांडेड सेम है। ठीक है, ये कह रहा है वो क्वेश्चन में। तो हमारा जो डिमांड कर्व होगा गुड का वो कैसा होगा, तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होगा, इट इज वर्टिकल। देखो डिमांड सेम है, प्राइस को बढ़ाओ घटाओ तो वर्टिकल होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल सी एक बात। और हमारा क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी 0 है। ठीक है, जब क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज रहती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज है मतलब 0, तो ये हम 0 पुट करेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी भी 0 आएगी। तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते थे, एंड इट इज वर्टिकल, सो ए इज द आंसर। तो यार इससे रिलेटेड एक चीज याद रखना है, दैट इज कि हमारा ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज आएंगे। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमारा इलास्टिसिटी 0 है और इसका शेप वर्टिकल होगा। इन इलास्टिक में इट इज <1 और इसका हमारा शेप होगा कर्व का स्टीपर। यूनिटरी इलास्टिक में =1 होगा और हमारा शेप होगा नॉर्मल। इलास्टिक में इट इज >1 और इसका होगा फ्लैटर। और परफेक्टली इलास्टिक में हमारा होगा इनफाइनाइट और इसका कर्व होगा, हमारा ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहीं से ही हमारा आंसर आया था। हमें क्वेश्चन में दिया था दैट ईडी जो हमारा इलास्टिसिटी है वो हमारा 0 है, तो ग्राफ कैसा हुआ, वर्टिकल हुआ, इसलिए इसका आंसर जो है वर्टिकल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंफीरियर गुड्स इज आर फॉल्स। ठीक है, इंफीरियर गुड्स के बारे में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आप पढ़ते ही बता दोगे जिससे पता होगा। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट विल नेवर बाय नो मैटर हाउ चीप दे आर। ठीक है, हम कभी नहीं खरीदेंगे चाहे वो कितने भी सस्ते हो, गलत है ये। ठीक है, इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर ऑफ इफ वी बिकम पुअरर। ज्यादा खरीदेंगे अगर हम ज्यादा पुअरर हो जाएंगे, तो ठीक है ये। इंफीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर ऑफ इफ वी बिकम रिचर। ठीक है, तो ये भी गलत है। सो फर्स्ट और थर्ड हमारे रॉन्ग है। सो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली हमारा आंसर है। अब वो जिन्हें नहीं आता तो पूरा कॉन्सेप्ट जिन्हें रिवाइज करना है। सो इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है जब हमारी इनकम कम होती है। ठीक है, या फिर जिनकी डिमांड कम होती है जब हमारी इनकम बढ़ती है। ठीक है, क्या जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, जब हमारी इनकम कम होती है तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लोकल बस ट्रैवल, अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आप जो है लोकल बस में जाना शुरू कर दोगे, तो इसीलिए आपकी जो है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये इंफीरियर गुड्स में आ गया। ठीक है, सो अब क्या होगा, बाय मोर व्हेन पुअरर, हम इनको कब ज्यादा खरीदेंगे जब हम ज्यादा पुअरर हो जाएंगे, इसलिए हमने बी ऑप्शन को सही बताया क्योंकि इसमें ये लिखा था बाय मोर व्हेन बिकम पुअरर। ठीक है, बाय मोर व्हेन रिचर होता तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ ये सब मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो है ये वाला ऑप्शन सही है और ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए हमारा दिस इज द आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। ठीक है, तो आप याद रखना कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है। बट इंफीरियर गुड्स के केस में जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इज। ठीक है, अगर मनी सप्लाई बढ़ गया तो क्या हुआ इनमें से। ठीक है, तो ये देख लो कि बात किस किस की हो रही है, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है,
ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, बस इन 3 चीज की बात हो रही है सब पॉइंट में। तो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगर हमारा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा करना शुरू कर देंगे, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, आउटपुट भी बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना नाउ। तो इसी को ही, ये कौन से हमारे ऑप्शन में करेक्ट बैठ रहा है? इन सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन में हमारा करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि हमें क्या बोला है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा, इन्वेस्टमेंट राइज करेगी और एग्रीगेट डिमांड भी राइज करेगी। ठीक है, बाकी में देखो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें राइज बोला है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हमें क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे हमें क्या बोला है, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी। तो इस चार्ट से मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, सो C is the answer. Now next question. Suppose the technology for producing personal computer improves. ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है पर्सनल कंप्यूटर को यूज करने की वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो देखो अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई पर्सनल कंप्यूटर को यूज करने की, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा और जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे हमें क्या बोला, आगे हमें बोला इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूजेस, नए यूजेस मिल गए पर्सनल कंप्यूटर को यूज करने के। ठीक है, जो क्या कर पा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, यूटिलाइजेशन को ग्रेटर कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, हमें यहाँ पे ऑप्शंस भी पढ़ लेना, प्राइस और क्वांटिटी की ही बात हो रही है सब में। ठीक है, सो देखो फर्स्ट लाइन से हमें क्या पता चला था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, और सेकंड लाइन से क्या पता चला, अगर उसके न्यू यूजेस आ गए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब सप्लाई बढ़ रही है, फर्स्ट लाइन से पता चला, और सेकंड लाइन से पता चला डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, ये हमें दो चीज पता चली। नाउ अगर हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, डेफिनेटली इंक्रीज होगी वो भी। नाउ व्हाट अबाउट द प्राइस, क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है, तो क्वांटिटी जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, ऐसे किस किस में दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है डिक्रीज, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और इसमें दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दिस इज आल्सो रॉन्ग, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो आंसर तो यही है, वो तो हमें पता चल गया क्वांटिटी से ही। बट प्राइस का क्या होगा? ठीक है, तो अब देखो प्राइस का क्या होगा, तो डिमांड, हमारी डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ रही है जिसकी वजह से प्राइस कम हो जाएंगे, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, जिसकी वजह से हम प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा कि किसका शिफ्ट ज्यादा ग्रेटर है, लार्जर है, तो इसलिए हम प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको प्राइस के बारे में बाय चांस कुछ भी नहीं पता चल रहा था, तब भी आपका क्वांटिटी यहाँ पे गलत ही दिए वैसे सारे ऑप्शन, इसलिए सी आपको वैसे भी पता चल गया था। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि जब क्वांटिटी सर्टेन होती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है। जब प्राइस अनसर्टेन होते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होता है। ठीक है, मतलब ये ऑप्शंस में आएगा और ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। Now next, the marginal utility from last unit consumed of commodity Y is 50 units. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें marginal utility दी हुई है। हमें next बोला, हमें Y दिया हुआ है, y की वैल्यू दी हुई है 50 और MUM दैट इज MU की वैल्यू हमें दी हुई है 10, MUM की दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ऑफ मनी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 10। अब हमें बोला द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, एंड कंज्यूमिंग कमोडिटी बाय ओनली। ठीक है, तो हमें प्राइस बताना है बाय के, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, MU इज इक्वल टू P इंटू MUM, दिस इज आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, P इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये हमें कितनी दिया है, ये हमें दिया है 50 और ये हमें कितना दिया है 10। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, सो 5 इज द आंसर। सो एक बात याद रखना, अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर हमारा सिंगल कमोडिटी हो, सिंगल कमोडिटी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें से वो तीनों में से कुछ भी गायब कर सकता है, और अगर हमारा मल्टीपल कमोडिटी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rise in sale of which type of good is expected in the case of recession? So recession है तो क्या होगा, you know very well कि recession है तो इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, इनकम कम हो जाएगी तो उस केस में हम इंफीरियर गुड्स यूज करेंगे।
हमें पता है, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो रिसेशन क्या होता है? एक पीरियड जब इनकम कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, तो लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। इसलिए जो लोग हैं वो खर्चा सोच समझ के करने लगते हैं। तो रिसेशन के टाइम पे क्योंकि इनकम कम हो रही है, तो आप खुद सोचो कि अगर इनकम कम होगी तो लोग क्या खरीदेंगे? इंफीरियर गुड्स खरीदेंगे। ठीक है, सो द आंसर इज इंफीरियर। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है, जिनकी डिमांड बढ़ जाती है जब इनकम कम होती है। ठीक है, नाउ ये याद रखना आप, टाइप ऑफ गुड्स और उनकी डिमांड। नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, इस केस के लिए है ये। ठीक है, इस केस के लिए, रिसेशन वाले केस के लिए नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, लग्जरी गुड्स की डिमांड बहुत ही कम हो जाएगी, लेकिन इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। कौन से केस के लिए? रिसेशन वाले केस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड कर्व डिटरमाइन द इलास्टिसिटी एट द गिवन प्राइस Q इज इक्वल्स टू 1200 माइनस 10p। ठीक है, P हमें दिया है 5 और dQ अपॉन dP हमें दिया है 10। ठीक है, हमें बताना है इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, कुछ भी नहीं है। सो हमें यहाँ पे ये सारी चीजें गिवन थी। ठीक है, नाउ हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे विच इज dQ अपॉन dP इंटू P बाय Q। तो dQ और dP की वैल्यू देखो, ये ना यहाँ पे 10 दिया है बट इट इज एक्चुअली -10। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो, बट बाद में हमें आंसर तो मैग्नीट्यूड में ही देना होता है सिर्फ, तो इसलिए आप नेगेटिव साइन इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, सो dQ बाई dP की वैल्यू हमें दी हुई है 10 या फिर -10 कुछ भी मान लो, और P की वैल्यू हमें कितनी दी है? P की वैल्यू हमें 5 दी है। ठीक है, बट तो हम क्या करेंगे, हम Q पॉइंट पे हम पहले फाइंड करेंगे, हम Q निकालेंगे P पॉइंट, P इज इक्वल्स टू 5 पे। तो हमें जो ये इक्वेशन दी थी यहाँ पे हम इसको 5 रख देंगे, 5 रखेंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो Q की वैल्यू आ गई हमारी 1150 और P की वैल्यू में दिया 5। पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा ये, और हम इसका नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। सो अब आंसर देने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रूल। कौन से रूल? जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, ये वाले रूल। ठीक है, ये वाले रूल आपको पता होने चाहिए कि क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आई है? यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है 0.043 विच इज लेस देन 1 से कम होता है तो क्या होता है? इनइलास्टिक होता है। इसलिए आंसर क्या है हमारा? इनइलास्टिक है। इसलिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, सो ये रही हमारी टेबल, ये आपको याद होनी चाहिए कि लेस देन 1 आएगा तो इनइलास्टिक होगा। आंसर पे डिपेंड करता है, आंसर कुछ और आ जाता तो हमारा ऑप्शन भी बदल जाता। नेक्स्ट देखते हैं, When the demand curve is a rectangular hyperbola, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सुनते ही आपको कुछ पॉइंट्स याद आ जाने चाहिए अपने माइंड में, एंड विच इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, ये 1 के इक्वल होगा, P इंटू Q करके कांस्टेंट आएगा, और टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब हमें बोला कि अगर प्राइस बढ़ गई कमोडिटी के तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? तो अभी तो बताया मैंने टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। तो रिमेन्स कांस्टेंट हमारा आंसर है। कुछ भी हो रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड ये 4 पॉइंट अपने माइंड में याद रखते हैं। ठीक है, नाउ अगर और अच्छे से डिटेल में समझना हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को, तो एक डिमांड कर्व जिसकी शेप क्या होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी 1 आती है एट एवरी पॉइंट। इसका मतलब ये है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल होगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, सिचुएशन से समझ लो, प्राइस अगर 10 दिया, क्वांटिटी हमारी 100 दी है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 1000। सिचुएशन 2, प्राइस अगर बढ़ गया, 20 हो गया, पहले 10 था, लेकिन तो डिमांड तो कम हो जाएगी, अब डिमांड होगी 50, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? सेम 1000 ही होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो सेम रहेगा। ठीक है, सो ये टेबल याद रखना, अगेन स्क्रीनशॉट ले लो। इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल होएगा। इलास्टिसिटी अगर लेस देन 1 हो, प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर राइज होएगा, और इलास्टिसिटी अगर 1 हो, प्राइस बढ़ेगा ही। ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, अगर 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो एक दूसरे के लिए तो क्या होगा? तो सबसे पहले परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब होता है 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तब होते हैं अगर कंज्यूमर हमेशा ऑलवेज विलिंग टू एक्सचेंज वन फॉर द अदर। फिक्स्ड रेट पे, रेट फिक्स रहेगा। अगर कंज्यूमर कह रहा है कि ठीक है, एक पेप्सी है, कोला है, दोनों 20 रुपीज की है, तो ये इसको इसकी जगह मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, सेटिस्फैक्शन भी अनचेंज रहेगी, वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमें बोला था
कि अगर दो गुड्स हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिख रहा होगा एमआरएस। तो एमआरएस क्या होता है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये दिखाता है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ वन गुड अ कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में जो हमारा एमआरएस है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो इसके अलावा और क्या पॉइंट है, और हमें दिया है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट भी समझ लो। शेप जो है इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है, शेप जो है इंडिफरेंस कर्व की नॉर्मल गुड्स में क्या होती है, हमारी इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में स्ट्रेट लाइन हो जाती है, स्लोप कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जितने भी इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो सब स्ट्रेट लाइन होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और सेम स्लोप होता है उनका। सो यहाँ पे हमें क्या बोला, यहाँ पे हमें बोला था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, जैसे कि पेप्सी और कोका कोला, दो ब्रांड है, आइडेंटिकल है। ठीक है, दो ब्रांड है और आइडेंटिकल उसकी शुगर है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। या फिर अगर हम ₹10 का नोट ले लें या फिर हम दो 5 के पॉइंट ले लें तो एक ही बात है। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, हमारा जो एमआरएस है वो कांस्टेंट रहता है। सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में अब देख लो क्या क्या होगा, हमारा ऑप्शन में क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। सो हमें सबसे पहले बोला इंडिफरेंस कर्व फॉर दीज टू गुड्स आर स्ट्रेट पैरेलल लाइंस विद अ कांस्टेंट स्लोप अलोंग द कर्व। ये मैंने आपको बता दिया, पैरेलल लाइन स्ट्रेट अलोंग द कर्व। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया, तो इसीलिए हमारा ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमें बोला कांस्टेंट एमआरएस का पॉइंट मैंने आपको बता दिया, तो ये भी करेक्ट है। कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो कॉनकेव टू द ओरिजिन तो नहीं होता। ठीक है, बस मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्मल गुड्स के केस में शेप जो है इंडिफरेंस कर्व की वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। ठीक है, और इसके केस में हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, तो कॉनकेव का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट करेक्ट है, तो इसलिए डी इज द आंसर, बोथ ए एंड बी। आई होप समझ आ गया होगा, सारे पॉइंट्स मैंने एकदम क्लियर कर दिए। अब इतनी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सिर्फ मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ और इससे ज्यादा डीपली मैं नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो मैटर व्हाट द प्राइस ऑफ कॉफी इज, चाहे कुछ भी कॉफी का प्राइस हो, राम ऑलवेज स्पेंड अ टोटल ऑफ एग्जैक्टली 100 पर वीक ऑन कॉफी। राम जो है वो 100 रुपए ही खर्च करता है पर वीक कॉफी पे। तो ये क्या दिखा रहा है, Ram is very fond of coffee and therefore he has an inelastic demand for coffee. Ram has elastic demand for coffee. Ram's demand for coffee is relatively less elastic या फिर unit elastic. तो देखो हमें बोला कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, एग्जैक्टली वो 100 रुपए ही खर्च करेगा, तो वो उसका टोटल एक्सपेंडिचर होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाहे प्राइस 10 हो जाए, 20 हो जाए, 5 हो जाए, ठीक है, क्वांटिटी आपकी वो कम ज्यादा कर देगा, 10, 5, 20, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 100 ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारी इस केस में क्या होगी, हमारी इलास्टिसिटी, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 होती है, और ये होती है हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जहाँ पे हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा डी, क्योंकि ये हमारी यूनिट इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, और आप याद रखना कि जब भी टोटल एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, तो उस केस में हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, सो इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस चेंज पे, टोटल एक्सपेंडिचर का। अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो हमारी इलास्टिसिटी 1 होती है, अपोजिट टू प्राइस होता है तो इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन 1 होती है, दैट इज इलास्टिक। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर मूव करता है सेम डायरेक्शन में एज प्राइस, तो हमारी क्या होती है, लेस देन 1 होती है और इनइलास्टिक डिमांड होती है। तो यहाँ पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर सेम था, इसलिए आंसर क्या था हमारा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड फॉर वाटर इज, तो अब जिसे पता होगा वो एकदम बता देगा कि डिमांड फॉर वाटर क्या है, हमारी इनइलास्टिक है, बट कैसे। तो अब देखो वाटर क्या है, वाटर जो है हमारा नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ठीक है, उसको हम अलग अलग चीजों के लिए यूज करते हैं। अगर मैंने प्राइस बढ़ा भी दिया वाटर के तो क्या होगा, अगर मैं प्राइस को चेंज कर दूंगी तो बहुत ही कम चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में अगर कम चेंज आएगा तो जो हमारा ये है हमारी इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, 1 से कम होगी, 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी होती है तो हमारी इनइलास्टिक डिमांड होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसीलिए हमारा डिमांड फॉर वाटर क्या है, इनइलास्टिक है। ठीक है, सो जर्नली आपको ये याद रखना है, जर्नली जो नेसेसिटीज हैं उनकी इलास्टिक डिमांड होती है और जो लग्जरीज है उनकी इलास्टिक डिमांड होती है, जैसे डायमंड लग्जरी कार्स या फिर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट बिकॉज ऑफ, सप्लाई कर्व जो है वो राइट शिफ्ट कर जाएगा कब। ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, एक्साइज ड्यूटी की बात हो रही है, ऑल ऑफ द अबव। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो देखो सप्लाई कर्व जो है वो हमारा क्या बोला, राइट शिफ्ट हो गया। राइट शिफ्ट कब होगा, वो जब हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर सप्लाई कम होती
तो फिर वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो फर्स्ट हमें बोला था इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा, ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हम जो है ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे सेम प्राइस पे। ठीक है, तो सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे तो राइट शिफ्ट आएगा, तो ये तो ठीक है। दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, इंक्रीज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लेबर, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, अगर क्या होगा कि अगर हमारा सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा, इस केस में तो हमारा सप्लाई डिक्रीज होगा। अगर इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारा जो प्रोड्यूसर्स है वो कम सप्लाई कर पाएंगे, कम सप्लाई कर पाना है मतलब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट हमारा नहीं हो सकता। थर्ड, एक्सरसाइज ड्यूटी। एक्सरसाइज ड्यूटी इज टैक्स ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, जब टैक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्टली हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, फर्म जो है उसको सप्लाई कम करना पड़ेगा, सप्लाई कम तो लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो अगेन लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट भी नहीं चलेगा, हमें क्या होना था, राइट शिफ्ट हो रहा था। राइट शिफ्ट कब होता है, जब सप्लाई बढ़ती है। सप्लाई किसमें बढ़ रही है, सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ाने पे, इसलिए ए इज द आंसर। ठीक है, सो एग्जाम ट्रिक क्या है कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट होगा, ठीक है, और सप्लाई कम होगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, और इन वजह से ये दोनों चीजें हो सकती है। Next, method of measuring price elasticity between 2 points is dash and at a particular point is dash। तो आप सबको पता होगा इसका आंसर क्या है, आर्क एंड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि आर्क इलास्टिसिटी क्या होती है, दो पॉइंट्स के बीच में जब हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी को। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है हमारा, दो पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं तो 2 पॉइंट्स दिया हुआ था तो आर्क इलास्टिसिटी आ गई, और पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम मेजर करते हैं तो पॉइंट इलास्टिसिटी होती है, और इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो इसलिए ए हमारा आंसर हो गया। फॉर्मूला याद कर लेना ये दोनों। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है, अभी हमारा सप्लाई हुआ था, अब डिमांड जो है उसका कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड कब बढ़ेगी, देखो हमें दिया है फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपका जो है कार, पेट्रोल, प्रिंटर, इंक, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हमारे जो प्राइस है पेट्रोल के वो कम हो गए, ठीक है, सॉरी बढ़ गए, हाँ कम हो गए, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा लोग वो करेंगे, कार को खरीदेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो डिमांड जो है कार की वो बढ़ जाएगी, तो इस केस में कौन सा शिफ्ट आएगा, हमारा राइट शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट गुड्स के अगर प्राइस कम होते हैं तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, तो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर्स। अगर नंबर ऑफ बायर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में तो ज्यादा डिमांड आ जाएगी, प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड आ जाएगी, तो हमारा अगेन राइट शिफ्ट आएगा, तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड है हमारा राइज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए, कोका कोला ने अपने प्राइस बढ़ा दिया तो तुम पेप्सी खरीदोगे तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अगेन राइट वर्ड शिफ्ट आएगा, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। राइट वर्ड शिफ्ट कब आता है, जब हमारा कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस कम हो जाए, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज हो जाए, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, इन सब केस में आ सकता है। एग्जाम ट्रिक के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, डिमांड इंक्रीज होती है तो राइट वर्ड शिफ्ट आता है, और किस किस वजह से हो सकती है, इनकम बढ़ने की वजह से नॉर्मल गुड्स के, नंबर ऑफ बायर्स बढ़ने की वजह से, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बढ़ने की वजह से, प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कम होने की वजह से, और फेवरेबल चेंज अगर आ जाए टेस्ट और प्रेफरेंस में उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और ये याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमारा प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द रीजन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्टमेंट ऑफ डिमांड कर्व। कौन सा रीजन नहीं है। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब हो रहा था, देखो यहाँ पे डिमांड बढ़ रही थी तो राइट शिफ्ट हो रहा था, अब लेफ्ट शिफ्ट कब होएगा, जब डिमांड कम हो रही होगी, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा रीजन नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा है राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस अगर बढ़ गए, ठीक है, अगर प्राइस पेट्रोल के बढ़ जाएंगे तो डिमांड कार की कम हो जाएगी, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है, सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पे हमारा, हमें बताना है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चेंज इन टेस्ट अगेंस्ट द कमोडिटी। तो अगर किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर डिसलाइक करता है तो वो उसे कम खरीदेगा, डिमांड कम होएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, तो यहाँ पे भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। नेक्स्ट है हमारा राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ी तो राइट शिफ्ट नॉट लेफ्ट। ठीक है, तो इसलिए दिस इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पे राइट शिफ्ट आ रहा है ना कि लेफ्ट, और इन दोनों में हमारा लेफ्ट शिफ्ट आ रहा है। ठीक है,
सो इसका स्क्रीनशॉट आप अगेन ले सकते हो। इनकम बढ़ेगी तो राइट शिफ्ट, इनकम कम होगी तो लेफ्ट शिफ्ट। प्राइस कॉम्प्लीमेंट गुड्स के बढ़ेंगे लेफ्ट शिफ्ट, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स के बढ़ेंगे तो राइट शिफ्ट, टेस्ट अगेंस्ट कम्युनिटी चेंज होगा तो लेफ्ट शिफ्ट, नंबर ऑफ बायर बढ़ेंगे तो राइट शिफ्ट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट से लेकर 20 तक। ठीक है, और आपने सारे स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। नाउ अगर इससे आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो इसके नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी PDF, सारी लिंक, सारी चीज़ें, ठीक है, जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उन सब की लिंक भी या फिर उन सब का अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ऐसी डेली शॉर्ट ट्रिक्स मैं अपलोड करती रहती हूँ।